हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है। हम लोग समझेंगे कि एक ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे क्या क्या डेटा दिया गया होता है और कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर की जन्म कुंडली बना सकते हैं। यानी हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट से ऐसी कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस जानकारी से हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी अपने घर के आसपास इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर देखा होगा, और ट्रांसफार्मर के फ्रंट पे आपको एक नेम प्लेट देखने को मिलती है। ये नेम प्लेट में ट्रांसफार्मर के बारे में कई सारी चीज़ें दी गई होती हैं, और इन्हीं चीज़ों को चलिए एक एक करके हम समझते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर एबीबी कंपनी ने बनाया है। मैं आपको बता दूं कि एबीबी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर्स भी मैन्युफैक्चर करती है, और इस कंपनी के स्विच गियर्स भी आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस भी है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, और दूसरा है ट्रांसमिशन टाइप। यानी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर को आइदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करेंगे या फिर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करेंगे। ऑल्दो ट्रांसफार्मर के और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कंट्रोल ट्रांसफार्मर है या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, कई सारे ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। पर पावर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हम यही दो कैटेगरीज पे फोकस रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखने को मिलती है। यानी ये जो रेटिंग है यहाँ पे देखिए आप केवीए में दी गई है, और ये जो ट्रांसफार्मर है जिसकी नेम प्लेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने के लिए बना है, और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में भी 50 हर्ट्ज है, राइट। तो हम इंडिया में इस ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं। देन ड्यूटी साइकिल। दोस्तों, ये जो ड्यूटी साइकिल होती है ये आपको मोटर के नेम प्लेट पे भी कई बार देखने को मिलती है। इस ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कंटिन्यूअस ड्यूटी का ट्रांसफार्मर है। मीनिंग ये जो 3500 केवी का लोडिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस 3500 केवी की लोडिंग को ये ट्रांसफार्मर 24 घंटे सातों दिन लगातार कैरी कर सकता है। मतलब ये जो लोडिंग इसके ऊपर लिखी गई है, ये लोडिंग कंटिन्यूअस ड्यूटी पे है, राइट। तो ट्रांसफार्मर जो लोड है, इस लोड को कंटिन्यूअसली कैरी कर सकता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप हमें ट्रांसफार्मर के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। चलिए इस वेक्टर ग्रुप को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ये समझते हैं, देखिए कोई भी 3 फेज वाइंडिंग है, इस 3 फेज वाइंडिंग को कनेक्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक 3 फेज वाइंडिंग बनाता हूँ। ये मेरे पास एक 3 फेज वाइंडिंग है। अब इस 3 फेज वाइंडिंग को आपस में जोड़ना है, तो या तो आप इसे स्टार कनेक्टेड कर सकते हैं। तो स्टार कनेक्टेड करने का मतलब क्या होता है कि एक एंड को कॉमन कर दो, और बचे जो 3 एंड है यहाँ पे आप ऐसे सप्लाई दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ये 3 फेज जो वाइंडिंग है, इस 3 फेज वाइंडिंग को आप डेल्टा कनेक्टेड कर दो। डेल्टा कनेक्टेड करने का मतलब क्या होता है कि आप एक एंड को दूसरे एंड के साथ जोड़ दो इस तरह से कुछ, और ये जो 3 पॉइंट बने यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप सप्लाई दे सकते हो। तो या तो आप स्टार कनेक्शन में कर सकते हो या फिर आप डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे स्टार कनेक्शन में जो कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे हमने तीनों वाइंडिंग को एक जगह पे शॉर्ट किया हुआ है, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल भी कहते हैं। ये जो स्टार कनेक्शन है या जो डेल्टा कनेक्शन है, इन्हें हम लोग डायग्राम के मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से है। तो देखिए स्टार कनेक्शन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो डेल्टा कनेक्शन है वो कुछ ट्राइंगल की मदद से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये याद रखिए कि 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग स्टार या डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादातर कनेक्ट करते हैं। और भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शंस हैं, पर वो बहुत ही कम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर हम उन्हें स्टार या डेल्टा कनेक्शन में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब दोबारा से वेक्टर ग्रुप पे आते हैं, तो मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम वेक्टर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ें हमें लिखी गई हैं। सबसे पहले एक कैपिटल लेटर लिखा है, फिर एक स्मॉल लेटर लिखा है, और फिर एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें क्या बता रहा है? ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें ट्रांसफार्मर के एचवी वाइंडिंग के कनेक्शन बता रहा है। एचवी वाइंडिंग कनेक्शन। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि ये एचवी वाइंडिंग के कनेक्शन है? हो सकता है ये एलवी वाइंडिंग का कनेक्शन हो। नहीं, ये पता कैसे चला मुझे? ये पता चला कि ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, देखो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है या कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये
HV वाइंडिंग यानी जिस साइड की वोल्टेज ज्यादा है उस साइड की वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके कनेक्शन हमें बता रहा है। ठीक है, तो कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ? कैपिटल डी का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर की जो HV साइड है वो कैसे कनेक्टेड होगी? आपने सही पहचाना, वो डेल्टा कनेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा को दिखाने के लिए हम लोग डी का सिंबल्स यूज करते हैं और मैंने जैसा आपको बताया कि HV वाइंडिंग को दर्शाना है तो HV वाइंडिंग को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, इसीलिए कैपिटल डी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगर LV साइड डेल्टा कनेक्टेड होती तो हम क्या करते? इस कैपिटल डी के बदले स्मॉल डी का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट देखिए क्या है, ये जो सेकंड अल्फाबेट है, सेकेंड अल्फाबेट यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है ऑब्वियसली, तो ये ध्यान रखिएगा जो स्मॉल अल्फाबेट होता है, ये स्मॉल अल्फाबेट हमें क्या बताता है? ये LV वाइंडिंग के कनेक्शन हमें बताता है। मतलब LV साइड की वाइंडिंग किस कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो LV साइड है वो LV साइड कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है? LV साइड यहाँ पे कनेक्टेड है स्टार कनेक्शन में। और कैसे पता चला मुझे? बिकॉज यहाँ पे Y का सिंबल यूज किया हुआ है और स्टार को दिखाने के लिए हम या तो कैपिटल Y यूज करेंगे या फिर स्मॉल y यूज करेंगे। अगर जो HV साइड है वो स्टार कनेक्टेड है तो कैपिटल Y का इस्तेमाल करेंगे और जो LV साइड है वो स्टार कनेक्टेड है तो स्मॉल y का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई कि फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो HV वाइंडिंग का कनेक्शन बताता है। कैसे पता चला? बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में लिखा जाता है और कैपिटल लेटर में जो अल्फाबेट लिखा जाएगा उससे हमें HV वाइंडिंग के कनेक्शन पता चलते हैं। सेकंड जो अल्फाबेट होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है और स्मॉल अल्फाबेट से हमें पता चलता है जो LV वाइंडिंग है वो किस कनेक्शन में कनेक्ट की गई है। राइट, अब स्टार कनेक्शन में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया जो पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो इसीलिए स्टार के साथ एक N भी लिखा हुआ है जो कि न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी। दोस्तों थर्ड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये नंबर है। ये नंबर क्या दिखाता है? ये नंबर हमें HV साइड का जो वोल्टेज है, यानी ये जो HV वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा और ये जो LV वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा, इन दोनों वोल्टेजेस के बीच का फेज डिफरेंस हमें बताता है। तो यहाँ पे इस 11 के प्लेस में हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको या तो 0 देखने को मिल सकता है या 1 देखने को मिल सकता है, 11 देखने को मिल सकता है, 6 देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर यही फेमस है, और भी कुछ स्पेशलाइज अगर कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है तो उसमें कुछ और नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, पर यूजुअली आपको ये 4 नंबर देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या मतलब है हमारा, इसको समझते हैं। दोस्तों ये जो नंबर है, इस नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा घड़ी के पास जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी के पास क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर ग्रुपिंग की जाती है इसमें हम लोग क्लॉक कन्वेंशन यूज़ करते हैं। क्लॉक कन्वेंशन मतलब घड़ी को हमने रेफरेंस लेके ये नंबर लिखे गए हैं। तो चलो एक बार मैं घड़ी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 1 2 4 5 और 7 8 11 और 10। तो इस तरह से हमारी एक घड़ी होती है। ठीक है, अब आप देखो कि एक घड़ी में कितने डिग्री का एंगल होता है। मतलब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घूमूं, ध्यान दीजिएगा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ। जब हम वेक्टर ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो ये जो पूरा चक्कर है ये कितने डिग्री का होता है? आप सभी जानते हैं जो गोल सर्कल होता है उसमें कितने डिग्री का एंगल होता है? गोल सर्कल 360 डिग्री का होता है। ओके, तो एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब आप देखिए कि ये पूरा 360 डिग्री का जो चक्कर है या 360 डिग्री का एंगल है, इसे हमने कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमने इक्वल 12 भागों में इसे डिवाइड किया गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको यहाँ से कि अगर हम लोग 1 आवर के बीच में देखें तो 1 आवर के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आता है? 30 डिग्री। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 4 से 5, 6 से 7, ऐसे 30 डिग्री हम टोटल 2 एंगल्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप ये देखिए, आवर वाली जो सुई है वो 12 से अगर 1 पे आती है तो कितने डिग्री का एंगल वो मूव करती है? वो 30 डिग्री का एंगल मूव करती है। ऐसे ही अगर आपकी जो आवर वाली सुई है वो 5 से 6 की तरफ ट्रैवल करती है तो कितने डिग्री वो ट्रैवल करती है? 30 डिग्री ट्रैवल करती है, बिकॉज राइट। और अगर 2 घंटे में हम कैलकुलेट करें, मतलब 5 से अगर 7 पे आई तो कितने डिग्री ट्रैवल किया होगा? ऑब्वियसली 5 से 6 30 डिग्री ट्रैवल किया था और 6 से 7 30 डिग्री ट्रैवल किया, तो टोटल कितना डिग्री हुआ? टोटल 60 डिग्री हुआ। तो हम क्या समझे कि 1 घंटे जब ट्रैवल करती है सुई तो कितने डिग्री का ट्रैवल होता है? 30 डिग्री का ट्रैवल होता है। तो 360 डिवाइड बाय 12 इज 30 डिग्री। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिटा देता हूँ। अब जब हमें
एच वी वाइंडिंग और एल वी वाइंडिंग के जो वोल्टेजेस हैं इनके बीच के फेजेस के रिलेशन को दिखाना होता है, तो हम लोग इसी टाइम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है इसी को लेते हैं, तो यहाँ पे देखो DYN 11 लिखा हुआ है, तो ये 11 लिया गया है, राइट। तो इस 11 का मतलब क्या है, घड़ी में 11 बजाते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो बड़ी वाली सुई मैंने 12 पे प्लेस करी और छोटी वाली सुई मैंने 11 पे प्लेस करी, तो इस तरह से 11 बजते हैं। अब आप देखो ये जो बड़ी वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई हमें क्या बताती है, ये बड़ी वाली सुई रिप्रेजेंट कर रही है HV वोल्टेज को, ठीक है। और ये जो छोटी वाली सुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है LV वोल्टेज को, ठीक है। अब आप देखो, अब आप मुझे बताओ कि HV और LV वाइंडिंग, HV वोल्टेज और LV वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। अब ये देखो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली 1 घंटे का डिफरेंस है, तो कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, 30 डिग्री का ही होगा। इतना तो सब समझ गए होंगे, अभी तक हमने देखा था कि 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, 30 डिग्री का ही होगा। पर बात यह है कि हमें यह बताना है कि कौन सी जो वोल्टेज है वो लीड करेगी, HV वोल्टेज लीड करेगी या LV वोल्टेज लीड करेगी, राइट। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है, तो दोस्तों जब हम वेक्टर ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो वेक्टर ग्रुपिंग में जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो वो जो डायरेक्शन ली जाती है वो डायरेक्शन कैसी मानी जाती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, जिसे हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो कौन सी सुई आगे है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, अब इसको मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो HV की अगर ये 12 पे ऐसा टाइम है और ये जो सुई है ये वाली छोटी वाली सुई 11 पे इस तरह से है, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री है। तो देखो ये हमारी HV वाइंडिंग है, HV वोल्टेज है, और ये हमारी LV वोल्टेज है। तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हो कौन सी वोल्टेज लीड कर रही है, LV वोल्टेज लीड कर रही है HV से, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, इस 11 का क्या मतलब है, इस 11 का मतलब ये है कि जो LV वाइंडिंग का वोल्टेज है वो लीडिंग होगा HV वाइंडिंग से कितने डिग्री, 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो मैं इसको एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट्स से मान लीजिए कि आपके यहाँ पे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे 11 के बदले लिखा होता 0, तो क्या होता, तो चलो मैं इसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता तो क्या मतलब होता, 0 का मतलब क्या होगा कि जो HV वाली सुई है और LV वाली सुई है दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिटा देता हूँ यहाँ से पहले, ओके। तो 0 का मतलब ये है कि जो आपकी HV की सुई है वो भी 12 पे है और जो LV की सुई है वो भी 12 पे है, यानी इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा। आप देखो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। यानी HV वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो फेज में है LV वाइंडिंग के वोल्टेज के साथ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, 6 o'clock का। 6 o'clock का एग्जाम्पल देखो, आप घड़ी में 6 बजाओ, तो घड़ी में चलिए 6 बजा देते हैं। तो 6 कैसे बजते हैं, 6 बजाने के लिए हमें जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पे रखनी पड़ेगी और जो छोटी वाली सुई है वो किस पे होगी, 6 पे होगी, राइट। नाउ अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, आसानी से बता सकते हो आप, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कैसे पता करा, 1 घंटे के बीच में यार 30 डिग्री होता है, तो यहाँ से काउंट कर लो कितने आवर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 30 डिग्री इंटू 6 कितने हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो मुझे ऐसे पता चला, और वैसे भी आप देख के भी बता सकते हो 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तो दिख रहा है, यानी HV वोल्टेज और LV वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस तो है, पर ये कैसे पता चले कि कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे हम ये पता करते हैं कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करो, तो पहले कौन सी सुई आएगी, छोटी वाली सुई आएगी। मैंने आपको बताया था छोटी वाली सुई किसको रिप्रेजेंट करती है, LV को, राइट। फिर कौन सी सुई आती है, फिर आती है बड़ी वाली सुई, राइट। तो जो जो सुई पहले आ जाए वो पीछे है और जो सुई बाद में आ जाए वो आगे है। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो LV वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में है और इससे 180 डिग्री लीड कौन कर रहा है, HV साइड का वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हम ये कहेंगे जो LV वाइंडिंग है उसका जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है HV से कितना डिग्री, 180 डिग्री। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो HV साइड का वोल्टेज है वो LV साइड से 180 डिग्री लीड कर रहा है। ये सिंपल टर्म्स है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इससे हमें क्या पता चलता है, इनसे जस्ट हमें ये पता चलता है कि कौन सी साइड का जो वोल्टेज है वो लीडिंग है या लैगिंग है।
अब भी आप बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत ट्रांसफार्मर के पैरेलल कनेक्शन करते वक्त पड़ती है, राइट? तो अभी उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। अभी के लिए इसी आसान टॉपिक को समझते हैं। एक और लास्ट केस आपके लिए लेता हूँ, अब मैं आप देखता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। थर्ड केस लेते हैं 1 o'clock वाला। यानी अज्यूम कीजिए कि अब जो आपका ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है, उस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? यहाँ पे 1 मेंशन किया गया है, यानी यहाँ पे DY1 लिखा हुआ है। तो DY1 का मतलब क्या है? तो देखिए घड़ी में 1 बजा दीजिए, तो 1 कैसे बजेंगे? जो आपकी बड़ी वाली सुई है वो 12 पे होगी ऑब्वियसली, और जो छोटी वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी? छोटी वाली सुई दूसरे कलर से बना देता हूँ। छोटी वाली सुई आपकी होगी 1 o'clock पे, यानी 1 बजे पे होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों जो वोल्टेजेस हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? तो देख के ही पता चल रहा है ऑब्वियसली। 12 से 1 कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा होता है, यानी कितने डिग्री का डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो 30 डिग्री का ही होगा। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी वोल्टेज इस केस में लीड कर रही होगी? LV साइड की वोल्टेज लीड कर रही होगी या HV साइड की वोल्टेज लीड कर रही होगी? ये मैं आपके ऊपर असाइनमेंट छोड़ता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमने वेक्टर ग्रुपिंग समझी। वेक्टर ग्रुपिंग क्या होती है, तो वेक्टर ग्रुपिंग के बारे में और क्या जाना? यहाँ पे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे उसके डायग्राम्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देखिए कि जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस हैं उनको कनेक्शन को भी यहाँ पे बनाया गया है। तो दिखा दिया गया है कि जो HV साइड जो है वो स्टार कनेक्शन है और HV साइड के जो टर्मिनल है उन्हें कैपिटल लेटर में लिखा गया है। कैपिटल लेटर में क्यों दिखाया गया है? ताकि उसे हम HV साइड बता सकें, और जो LV साइड है उसे हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया है, और जो कि स्टार कनेक्टेड है। और HV साइड कौन सी कनेक्टेड थी? डेल्टा कनेक्टेड थी, ठीक है। नाउ कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग, कि किस तरह की कूलिंग है इस ट्रांसफार्मर के अंदर की गई है। तो आप जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि कई तरह की कूलिंग की जाती है, राइट। यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग है ONAN है। ONAN का मतलब क्या होगा? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। मतलब इसमें जो ऑयल और एयर का सर्कुलेशन है वो नेचुरली किया गया है। जो बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें फोर्स कूलिंग भी की जाती है। तो जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे टॉपिक आता है, तो यहां से आप ये समझ सकते हैं। देन ये जो ट्रांसफार्मर है किस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है? तो IEC 60076, इस स्टैंडर्ड को ये जो ट्रांसफार्मर है ये कंप्लाई करता है। दोस्तों IEC मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये एक सोसाइटी है जो गाइडलाइंस डिफाइन करती है अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए, कि उस इक्विपमेंट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख पहलू होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है और उन सभी नियमों को पालन करना जरूरी होता है हर एक मैन्युफैक्चरर को। तो IEC 60076 ट्रांसफार्मर पे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से इस ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रेटिंग है दैट इज HV इंसुलेशन लेवल। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये IEC के 60076 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, और स्टैंडर्ड कई सारे टेस्ट एम्प्लाई करता है, कई सारे टेस्ट बताता है जो कि एक ट्रांसफार्मर पे करने होते हैं। ऐसा ही एक टेस्ट होता है लाइटनिंग इंपल्स के केसेस में, कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज लाइटनिंग इंपल्स के केस में आपका ट्रांसफार्मर विस्टैंड कर सकता है, उसका इंसुलेशन कितना वोल्टेज लेवल तक विस्टैंड कर पाएगी। और एक होता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन विस्टैंड कैपेसिटी। तो लाइटिंग इंपल्स के केसेस में 125 kV तक के वोल्टेज को ये विस्टैंड कर सकता है, और शॉर्ट टाइम विस्टैंड जो इसकी कैपेसिटी है वो है 50 kV तक, राइट। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन की, उसको चेक करने की कि वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक सस्टेन कर पाएगा इन केस ऑफ एन सर्ज। सर्ज क्या होता है दोस्तों? कई बार अगर आपके ट्रांसफार्मर के आसपास कोई बिजली का झटका गिरा है, कोई लाइटनिंग स्ट्रोक गिरा है, तो उसकी वजह से काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का एक वोल्टेज स्पाइक जनरेट होता है। वोल्टेज स्पाइक का मतलब कैसा है? जैसे देखो नॉर्मल में आपकी ये नॉर्मल वोल्टेज आ रही है, राइट। अब लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से क्या होगा कि एकदम से बहुत छोटे पीरियड के लिए बहुत हाई वोल्टेज आएगा। इसी को हम लोग सर्जेस कहते हैं, और इस तरह के सर्जेस हमारे पावर सिस्टम में कई बार आते रहते हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा कि कहीं जैसे बारिश वगैरह हो रही है या बिजली गिर जाती है तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कई बार खराब हो जाते हैं, तो ये लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट जो रेटिंग है दैट इज ऑयल वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज। मैक्सिमम जो टेम्परेचर राइज अलाउड है वो 65 डिग्री तक है। मतलब जो वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 65 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और जो टॉप ऑयल है, ऑयल का जो टॉप पोर्शन है वो 60 डिग्री से ऊपर ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर क्लास है या इंसुलेशन क्लास है वो कौन सा है? वो क्लास A का इंसुलेशन है। दोस्तों जो इंसुलेशन होती है वो अलग अलग क्लासेस में डिफाइन होती है, जैसे A, E, राइट।
फिर बी क्लास भी होती है, एच क्लास भी होती है, ऐसे कई सारी क्लास हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे ए का मतलब है कि मैक्सिमम जो इंसुलेशन है वो 105 डिग्री तक सस्टेन कर पाएगी। ई का क्या है, एक 120 डिग्री तक जो आपके जो इंसुलेशन है वो 120 डिग्री तक हीट को सस्टेन कर पाएगी। बी का मतलब क्या है, बी 130 डिग्री होता है, और ऐसे ये पूरा चार्ट रहता है। अगर आप गूगल पे लिखें कि वेरियस इंसुलेशन क्लासेस, आपको ये पूरा चार्ट वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज इंपीडेंस। दोस्तों परसेंटेज इंपीडेंस एक ट्रांसफार्मर के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये जो नेम प्लेट है काफी पुरानी है, तो इसलिए इसमें काफी क्लियर नहीं है कि परसेंटेज इंपीडेंस क्या है। मैं आपको एक और इमेज दिखाऊंगा जिसमें हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मेरे पास एक नेम प्लेट है, इसमें परसेंटेज इंपीडेंस देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंपीडेंस मेंशन किया गया है 4%। अभी परसेंटेज इंपीडेंस का बेनिफिट क्या है दोस्तों, परसेंटेज इंपीडेंस से हम लोग एक ट्रांसफार्मर का फॉल्ट लेवल कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉल्ट लेवल कैलकुलेशन। बेसिकली परसेंटेज इंपीडेंस होता क्या है, इंपीडेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वाइंडिंग। मतलब जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो करंट को कितना अपोजिशन ऑफर कर रही है, राइट। जैसे हम डीसी सर्किट में जो टोटल अपोजिशन होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, पर एसी सर्किट में जो टोटल अपोजिशन होता है करंट को वो इंपीडेंस से डिनोट किया जाता है। और ये जो इंपीडेंस है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है रेजिस्टेंस और दूसरा है रिएक्टेंस। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वाइंडिंग के इफेक्ट की वजह से हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस तो हर कंडक्टर का होता ही है। ठीक है, अब इस इंपीडेंस की वजह से शॉर्ट सर्किट जब होगा तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर से बहने वाला शॉर्ट सर्किट करंट है वो लिमिट हो सकता है। यानी मान लीजिए कि ये एक हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, मैं चलिए ट्रांसफार्मर का एक सिंबल बना देता हूं, और यहाँ पे आपने क्या करा है, इस तरह से एक सर्किट ब्रेकर लगाया था और इसके आगे आपने कई सारे ब्रांचेस अलग अलग ऐसे जोड़ रखे हैं, और ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसे केस में ट्रांसफार्मर से जो शॉर्ट सर्किट करंट बहेगा उसकी वैल्यू काफी हाई होगी। अब इस करंट की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज ये करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है सर्किट ब्रेकर के डिजाइन के लिए, सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करने के लिए, और इसी कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं फॉल्ट लेवल कैलकुलेशन। तो एक बहुत बेसिक लेवल की फॉल्ट लेवल कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको किसी ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस पता है और उस ट्रांसफार्मर का करंट पता है, तो यहाँ पे देखिए आप सेकेंडरी साइड में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेकेंड साइड का देखिए करंट यहाँ पे मेंशन किया गया है 139.1 एम्पियर, राइट। तो इसके लिए जो फॉल्ट लेवल की कैलकुलेशन होगी बहुत आसान है। फुल लोड करंट जो है सेकेंडरी साइड का, फुल लोड करंट को हमें डिवाइड करना होता है परसेंटेज इंपीडेंस से। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कि फुल लोड करंट कितना है, हमारा फुल लोड करंट है 139.1 और परसेंटेज इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है 4%। तो ये जो परसेंटेज है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इसको हमें 100 से डिवाइड करके करेंगे। 4% लिखा है तो 4 को 100 से डिवाइड कर दो तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को नंबर में हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये देखो ये 100 कहाँ चले जाएगा, 100 ऊपर में चले जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 139.100/4। अब इसे आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लीजिए। 139.1 into 100 डिवाइड बाय 4, तो कितना आया करंट, देखिए करंट की वैल्यू आई 3477.5। यानी शॉर्ट सर्किट के केस में ये जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से कितना फ्लो होगा, वो होगा 3477.5 एम्पियर। आप समझ सकते हैं कितना हाई करंट है। तो मैं इसे 3.5 किलो एम्पेयर भी लिख सकता हूं। तो ये जो करंट होगा ये काफी हाई वैल्यू का करंट है। तो इससे हमने एक आसान सा एक फॉर्मूला देखा कि कैसे हम लोग फॉल्ट लेवल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट केस में कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है। प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो रेटिंग है दैट इज सीरियल नंबर। हर एक ट्रांसफार्मर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जिससे हम उसके जिससे जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये ट्रांसफार्मर किस बैच का है, राइट। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी जाती है। तो ये 2007 में ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हुआ था जिसकी नेम प्लेट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर देखिए कितना मेंशन है 40। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इंसुलेशन क्लास या फिर टेम्परेचर क्लास बताया था, तो मैंने बताया था ना इसमें यहाँ पे मेंशन ए है और ए के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है 105। यानी ए क्लास की जो इंसुलेशन होती है वो मैक्सिमम 105 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकती है। अब आप देखिए जो वाइंडिंग का मैक्सिमम टेम्परेचर राइज अलाउड है वो 65 डिग्री अलाउड है, और मैक्सिमम एम्बिएंट मतलब जो ट्रांसफार्मर जिस कंडीशन में लगाया जाएगा उसके आसपास का जो
माहौल है उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। तो इसी चीज़ को ये अगेन कंफर्म कर रही है ये चीज़, ठीक है। देन इसमें जो इंसुलेशन ऑयल लगाया गया है वो एक स्पेशल क्लास का इंसुलेशन ऑयल है जिसका नाम है नाइट्रो 10 GBNP, राइट। तो ये इसका इंसुलेशन ऑयल का टाइप हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है ऑयल वेट, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है उस ऑयल का कितना वेट है। आप देखो सिर्फ ऑयल का जो वेट है वो 2200 किलो है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ ऑयल कितना है भारी होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और ट्रांसफार्मर का जो टोटल वेट है वो 10,000 किलो है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें एक चार्ट भी दिया गया है। यहाँ पे इसकी टैपिंग की रेटिंग दी गई है। आप देखो कि इस प्राइमरी साइड दिया गया है तो यहाँ पे अलग अलग टैपिंग्स दिखाई गई हैं। तो टैपिंग्स का मतलब क्या है? टैपिंग्स का मतलब है कि आप प्राइमरी साइड में अलग अलग वोल्टेज इनपुट्स दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट पे, सेकेंडरी साइड पे कांस्टेंट वोल्टेज आउट मेंटेन करने के लिए हम लोग, या फिर वोल्टेजेस के लेवल को चेंज करने के लिए हम लोग वाइंडिंग्स में अलग अलग टैपिंग्स बनाते हैं। तो वही टैपिंग लेवल हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में एक बेसिक जानकारी जरूर मिली होगी। एक और ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट देख लेते हैं और जल्दी से उसका रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो ये मैंने आपको दिखाई ही रही अभी। तो अगेन ये जो ट्रांसफार्मर है इसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। देन टाइप ऑफ कूलिंग, ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल टाइप ऑफ कूलिंग है इसमें, यानी ऑयल और एयर दोनों नेचुरली सर्कुलेट की जा रही है। इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 100 kVA है। तो आप देखिए बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर है, सिर्फ 100 kVA का। तो इसका जब आप फॉल्ट लेवल कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे इसका फॉल्ट लेवल कैलकुलेट करके बताइए इस 100 kVA ट्रांसफार्मर का कितना फॉल्ट लेवल आएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए। और कंपेयर कीजिए कि एक 3500 kVA के ट्रांसफार्मर से और एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर में दोनों के फॉल्ट लेवल में कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। देन इस ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करने के लिए बना है। ऑब्वियसली इंडियन कंडीशन में 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट करेगा। एचवी साइड का जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट है, जबकि एलवी साइड का जो वोल्टेज है वो 415 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा ये नो लोड का वोल्टेज है। तो नो लोड का मतलब जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, और जब आप लोड कनेक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज और घट जाएगा, ठीक है। एम्पेयर देखिए, दोनों साइड्स के एम्पेयर भी मेंशन किए गए हैं। प्राइमरी साइड पे जो एम्पेयर है वो 5.25 एम्पेयर है, जबकि एलवी साइड पे जो एम्पेयर है वो 139.1 एम्पेयर है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि प्राइमरी साइड के एम्पेयर कम क्यों हैं और लो वोल्टेज साइड के एम्पेयर ज़्यादा क्यों हैं। ऐसा इसलिए कि प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो कितना है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और एलवी साइड का जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जो एक ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर में हमेशा ये पढ़ा जाता है कि जो प्राइमरी साइड का पावर होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, पावर ऑफ सेकेंडरी साइड। यानी प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर हमेशा बराबर होगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखें, √3 VL/IL, ये प्राइमरी साइड का ले हम, और यही हम लोग कैलकुलेट करें सेकेंडरी साइड का, राइट। यहाँ पे मैं प्राइमरी लिख देता हूँ और √3 VL/IL और सेकेंडरी साइड। तो ये जो पावर आप इन दोनों आप क्या कीजिए, ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज और प्राइमरी साइड का करंट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड के करंट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड की जो पावर है वो सेम है, और इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए ये जो करंट है वो कम और ज़्यादा होता है दोनों साइड में, ठीक है। तो इसीलिए तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस एचवी और एलवी साइड दोनों मेंशन कर दिए गए हैं कि दोनों साइड 3-3 फेजेस हैं, ओके। डायग्राम नंबर इसका बता दिया गया है कि किस तरह से इसके डायग्राम किस तरह से इसका वायरिंग करना है वो इसके डायग्राम में मेंशन किया गया है। अगेन ये जो ट्रांसफार्मर है DYN11, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था जो ट्रांसफार्मर था वो भी DYN11 था। तो प्राइमरी साइड कौन सी कनेक्शन में होगी, बहुत सही आपने पहचाना, प्राइमरी साइड होगी इसकी डेल्टा कनेक्टेड, राइट। डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी है तो एचवी साइड इसकी डेल्टा कनेक्टेड है। और सेकेंडरी साइड बताइए कौन से कनेक्शन में होगी, बहुत सही, सेकेंडरी साइड जो है वो स्टार कनेक्टेड होगी विद न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। और 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब हमारा जो फेज डिफरेंस है एलवी और एचवी के बीच में, जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो हमारा 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। मतलब हमारी जो एलवी वाइंडिंग है वो एलवी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो लीड करेगी एचवी वाइंडिंग से, कितना, 30 डिग्री। तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑयल के, मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ओके।
नेक्स्ट जो डेटा है वो इम्पीडेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि परसेंटेज इम्पीडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ट्रांसफार्मर के केसेस में। जनरेटर के केस में भी आपको परसेंटेज इम्पीडेंस देखने को मिलेगा। जनरेटर में जो परसेंटेज इम्पीडेंस होता है, आप ऐसा कीजिए कि आपके लिए होमवर्क है, एक जनरेटर का नेम प्लेट डाउनलोड कीजिए और उसका परसेंटेज इंपीडेंस देखिए कि एक जनरेटर का जो परसेंटेज इंपीडेंस है वो ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपीडेंस से कम है या ज़्यादा क्यों है, और सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो ये एक एक्सरसाइज मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर अपने आंसर्स बताइएगा। देन ऑयल के जो स्पेक्स हैं, ऑयल किसके हिसाब से लिया गया है, तो मैंने ऑयल के जो स्पेक्स हैं वो IEC 60296 के हिसाब से इसमें ऑयल के स्पेक्स सेलेक्ट किए गए हैं। जबकि ऑयल का जो वेट है इस ट्रांसफार्मर में, ऑयल का वेट सिर्फ 112 kg है। तो आप देखिए जो 3500 kVA का ट्रांसफार्मर था उसमें 2200 kg सिर्फ ऑयल था, जबकि 100 kV के ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है वो काफ़ी कम है उसके मुकाबले, राइट। एंड इस ट्रांसफार्मर का जो लिफ्टेबल असेंबली है, मतलब जो जिस पार्ट को सिर्फ उठाया जा सकता है, वो लगभग 300 किलो की है, जबकि पूरे ट्रांसफार्मर का जो वेट है वो 600 किलो है। तो काफ़ी भारी है ये ट्रांसफार्मर भी, और आप सभी जानते ही हैं ट्रांसफार्मर काफ़ी भारी होते हैं बिकॉज उनका जो कंस्ट्रक्शन है कोर के वेट की वजह से, वाइंडिंग के वेट की वजह से ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी हो जाता है। देन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका 2010 में इसको बनाया गया था, तो वो भी मेंशन किया गया है। मेकर का सीरियल नंबर मेंशन किया गया है कि कौन से सीरियल नंबर पे मेक हुआ था। एंड परचेज ऑर्डर नंबर, यानी जब ट्रांसफॉर्म किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो एक परचेस ऑर्डर रिलीज किया जाता है। जो भी कंपनी इसको परचेस कर रही होगी वो एक परचेस ऑर्डर रिलीज करती है, तो वो परचेस ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जिसके अगेंस्ट इस ट्रांसफॉर्मर को बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो उस परचेस ऑर्डर को रेफर किया जा सके, और कोई कमी है, कोई स्पेसिफिकेशंस पढ़नी है तो उस परचेस ऑर्डर से ली जा सके, ठीक है। देन फिर से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंशन भी करा गया है कि एलवी साइड के जो टर्मिनल्स हैं उन्हें स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया गया है, जबकि जो एचवी साइड के टर्मिनल्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। देन टैपिंग की पोजीशन दिखाई गई है कि एचवी साइड में जो आपकी टैपिंग्स हैं वो किस किस वोल्टेज लेवल पे आप ले सकते हैं और उनकी पोजीशन क्या क्या है। ये हमने दो अलग अलग ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट्स को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा, कुछ नॉलेजफुल आपने सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और फ्यूचर में किन और टॉपिक्स को आप लर्न करना चाहते हैं हमारे साथ उनके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कॉमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।